गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी का डिस्कशन को स्टार्ट किया था। वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हमने एनसीईआरटी से भी देखा है। उसके अलावा मैंने आपको जो वैलेंस बॉन्ड थियरी का फर्स्ट वर्जन है जिसको हम हिटलर एंड लंदन कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको मैंने अलग से आपको बताया उसका डिटेल। और फिर उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन जो सेकेंड वर्जन है वैलेंस बॉन्ड थियरी का उसको भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। उस लास्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरलैपिंग को डिस्कस कर रहे थे जिसमें दो टाइप की ओवरलैपिंग ऑब्जर्व होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, और उसको समटाइम्स एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये कब ऑब्जर्व होता है उसकी कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग को डिस्कस कर रहा हूं। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो अगर हम हेड ऑन ओवरलैपिंग को क्लासिफाई करें तो तीन केसेस ऑब्जर्व होते हैं। नंबर वन, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे एक एस ऑर्बिटल को हमने कंसीडर किया। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ठीक है ओवरलैप करता है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि एस ऑर्बिटल क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है तो इन ऑर्बिटल्स का अप्रोच किसी भी एक्सिस के लॉन्ग हो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी और हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग इनका अप्रोच हो रहा है तो हमेशा यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये एस एस ओवरलैपिंग बोला जाएगा। एस एस ओवरलैपिंग। अप्रोच occurs along any axis. Approach occurs along any axis. किसी भी एक्सिस के लॉन्ग ये अप्रोच करके ये एस एस हेड ऑन ओवरलैप का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर टू, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग। अब देखो एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, हमने एक एस ऑर्बिटल को कंसीडर किया, एक एस ऑर्बिटल है और इसके साथ एक पी ऑर्बिटल को कंसीडर कर, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के साथ हम एक पी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं। ये पी ऑर्बिटल है। मान लो इसके अंदर अगर इधर क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अगर हम इसको पी एक्स ऑर्बिटल बोल रहे हैं तो पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब ये है कि ये जो एक्सिस है
जिस एक्सिस के लॉन्ग ये ऑर्बिटल ओरिएंटेड है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो यहां पे अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होनी है तो एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए अप्रोच एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल occurs along x एक्सिस। जिस एक्सिस के लॉन्ग ये डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड ऑर्बिटल ओरिएंटेड है, उसी एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच होना चाहिए, तब जाकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक्सियल ओवरलैप होगा। तो इसके थ्रू sp ओवरलैपिंग होगी। तो ये sp ओवरलैपिंग बोला जाएगा। sp ओवरलैपिंग। अच्छा, एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक ही साइन का लोब होता है, चाहे वो पॉजिटिव साइन का लोब हो या नेगेटिव साइन का लोब हो। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव साइन का लोब है, तो p ऑर्बिटल की अगर बात करें तो p ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक पॉजिटिव साइन का और एक नेगेटिव साइन का। अगर हम इसको बोल रहे हैं ये पॉजिटिव साइन का लोब है और ये नेगेटिव साइन का लोब है, तो जब सेम साइन के लोब आपस में ओवरलैप करते हैं, अगर सेम साइन के लोब आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे ओवरलैप को हम पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। अगर सिमिलर साइन के लोब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोला जाता है, चाहे दोनों पॉजिटिव साइन के हो या दोनों नेगेटिव साइन के हो। ठीक है, अगर सेम साइन के लोब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ऐसे ओवरलैप को पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि सेम साइन का ओवरलैप है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ओवरलैप बोला जाएगा। आप इसको नोट में लिख सकते हो, इसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नोट में लिख लो, लिखो इफ सिमिलर साइन लोब of orbital if similar sign lobe of orbital overlap with each other then it is called positive overlap. आगे लिखो, इफ अपोजिट साइन लोब, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार स्टेटमेंट को, इफ सिमिलर साइन लोब overlap with each other, if similar sign lobe of orbital overlap with each other, then it is called positive overlap. देखो, however if opposite sign lobe overlap with each other, then it is called negative overlap. ठीक है, जबकि एक और सिचुएशन होती है, उसमें क्या होता है,
जैसे मान लो एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव साइन का लोब हम कंसीडर कर रहे हैं, वो दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लोब दोनों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैप। ठीक है, ये तीसरी सिचुएशन होती है। लिख लो, लिखो, इफ इफ पॉजिटिव लोब if positive lobe of one orbital if positive lobe of one orbital overlap with positive and negative lobe overlap with positive and negative lobe overlap with positive and negative lobe of other orbital overlap with positive and negative lobe of other orbital, then it is called zero overlap. Then it is called zero overlap. तो तीन टाइप के ओवरलैप की बात होती है। पॉजिटिव ओवरलैप जिसमें सेम लोब साइन के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, नेगेटिव ओवरलैप जिसमें अपोजिट साइन के लोब जो है ऑर्बिटल्स के वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और जीरो ओवरलैप जिसमें एक साइन का लोब एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लोब दोनों के साथ ओवरलैप करता है, तो उसको जीरो ओवरलैप बोलते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप के थ्रू हो सकता है। नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस बात को आप नोट कर लो, लिखो, ओनली पॉजिटिव ओवरलैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली पॉजिटिव ओवरलैप results only positive overlap results in the formation of only positive overlap results in the formation of covalent bond. Only positive overlap results in the formation of covalent bond. ठीक है, तो अब यहां पे समझो, जैसे s ऑर्बिटल का अगर ये पॉजिटिव लोब है और p ऑर्बिटल का ये सामने वाला लोब पॉजिटिव और पीछे वाला लोब नेगेटिव है, इसका मतलब जब ओवरलैप होगा तो इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि s ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब है और p ऑर्बिटल जो हम कंसीडर करें उसका नेगेटिव लोब सामने है, ये वाला लोब इधर और पॉजिटिव लोब इधर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैप होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी समझ लेना बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब ये चार्ज नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब ये है, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन का साइन को इंडिकेट करता है, क्योंकि ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू जो साई होता है जिसको ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव साइन को भी एक्वायर कर सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को भी एक्वायर कर सकता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी एक्वायर कर सकता है और जीरो वैल्यू को भी एक्वायर कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव है तो लोब पॉजिटिव बोला जाएगा, अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन नेगेटिव है तो लोब नेगेटिव होगा, और अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जीरो है तो ये नोड, ये जीरो पॉइंट यानी कि नोड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बात समझ में आ गई बेटा? वीडियो सही है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैप क्या है, नेगेटिव ओवरलैप क्या है, जीरो ओवरलैप क्या है, कब कब कोवेलेंट बॉन्ड का कौन से ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सारे
अभी वीडियो सही है बेटा? तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, जीरो ओवरलैप क्या होता है, कौन से ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और किस ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पॉजिटिव ओवरलैप से ही सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने अभी दो टाइप की ओवरलैपिंग को डिस्कस किया। एक एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग में मैंने बताया कि एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करे, अगर दोनों एस ऑर्बिटल का लोब साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, वहां पे एसएस ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट अगर एक एस ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन का लोब को एक्वायर कर रहा है और दूसरा एस ऑर्बिटल नेगेटिव साइन का लोब को एक्वायर कर रहा है, तो फिर वहां पे नेगेटिव ओवरलैप होगा और नेगेटिव ओवरलैप से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर ये एसपी ओवरलैपिंग को हमने कंसीडर किया है, जिसमें हम एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे पी ऑर्बिटल जिस एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, उसी एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। अगर ये एक्स के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो एक्स के लॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। वाई के लॉन्ग ओरिएंटेड, अगर ये पी वाई है तो वाई के लॉन्ग ओरिएंटेड होगा, तो अप्रोच वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। अगर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, पी जेड है, तो जेड के लॉन्ग अप्रोच होना चाहिए, तब जाकर के एसपी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, बट उसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये एस ऑर्बिटल का लोब साइन और पी ऑर्बिटल में जो सामने वाला लोब है उसका साइन हमेशा सेम होना चाहिए। तीसरा क्लासिफिकेशन यहां पे आता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो, अगर हम कंसीडर करें एक पी एक्स ऑर्बिटल को और इसके साथ दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, ये इसमें जो सामने वाला लोब है वो पॉजिटिव साइन का होना चाहिए और ये वाला लोब नेगेटिव साइन का होना चाहिए। यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फिर से, और अप्रोच इनका एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो पॉजिटिव ओवरलैप होगा और पॉजिटिव ओवरलैप से यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग होगी और पीपी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में ये थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, पीपी ओवरलैपिंग। अब आप टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखो। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखो, लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। लैटरल
or sidewise overlapping. Lateral or sidewise overlapping. Lateral or sidewise overlapping. लिखो, because this type of overlapping is observed. This type of overlapping is observed. This type of overlapping is observed only in those orbitals. This type of overlapping is observed only in those orbitals which possess positive and negative sign lobe both. Which possess positive and negative sign lobe both. Positive and negative sign lobe both. लिख लो, due to this fact, s orbital, due to this fact, s orbital never involve मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं. This type of overlapping is observed. This type of overlapping is observed only in those orbital. This type of overlapping is observed only in those orbital which possess positive and negative sign lobe both. Positive and negative sign lobe both. Due to this fact, s orbital never involve. Due to this fact, s orbital never involve in sidewise overlapping. S orbital never involve in sidewise overlapping. क्योंकि s ऑर्बिटल में एक ही साइन का लोब होता है, चाहे वो पॉजिटिव साइन का लोब हो या नेगेटिव साइन का लोब हो, दोनों साइन के लोब s ऑर्बिटल में नहीं होते, इसलिए s ऑर्बिटल कभी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता. ठीक है, अब जरा आगे नोट करो, पैरा चेंज करके लिखो. if axis of approach of orbital is perpendicular, to their axis of orientation, if axis of approach of orbital is perpendicular to their axis of orientation, if axis of approach of orbital is perpendicular to their axis of orientation, then sidewise overlapping takes place. Then sidewise overlapping takes place. Then sidewise overlapping takes place. आगे लिखो बेटा. Sidewise overlapping always results. Sidewise overlapping always results. Sidewise overlapping always results in the formation of pi bond. Sidewise overlapping always results in the formation of pi bond. आगे लिखो. Because since extent of overlapping during sidewise overlap, since extent of overlapping
during sidewise overlap is very low, therefore pi bond is always a weak bond. Therefore pi bond is always a weak bond in compared to sigma bond. तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होती है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। बट जब लैटरल ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लो होती है, इसलिए पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग के लिए ये जरूरी है कि जो ऑर्बिटल हम कंसीडर कर रहे हैं उस ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लोब प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब एस ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कभी नहीं कर पाएगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल कर सकते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी जो पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो कॉमन है, और आप बोल सकते हो वही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, पी ऑर्बिटल में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वही कॉमन है और वही आपके सिलेबस में है, तो आपको उसी पे फोकस करना है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए बोला गया कि ऑर्बिटल जिस एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, अगर वो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करता है, जिस एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल ओरिएंटेड है अगर वो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करता है तो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया है पी वाई ऑर्बिटल को, पी वाई ऑर्बिटल, अगर ये वाई एक्सिस है मतलब ये एक पी वाई ऑर्बिटल, और इसी तरीके से, और इसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन वाला लोब है और ये नेगेटिव साइन वाला लोब है। ऊपर वाला लोब पॉजिटिव साइन का है और नीचे वाला लोब नेगेटिव साइन का है। अब इसके साथ हम एक दूसरा पी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं। ये भी वाई एक्सिस है, ये भी एक पी वाई ऑर्बिटल है। अब इसमें ये पॉजिटिव साइन वाला लोब है और ये नेगेटिव साइन वाला लोब है, और ये अगर अप्रोच कर रहे हैं, मान लो अप्रोच होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अप्रोच occurs along x एक्सिस। वैसे जेड एक्सिस के लॉन्ग भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि y के परपेंडिकुलर x एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। तो अगर ये x के अलॉन्ग अप्रोच करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव लोब है, ये भी पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। तो आप देख रहे हैं इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब के साथ, नेगेटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप होगा, पॉजिटिव ओवरलैप होगा। पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और ओवरलैप भी कैसा होगा, साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैप होगा बेटा।
जस्ट इनका कई बार तो सिर्फ इंटरैक्शन ही बोलते हैं, वैसे भी यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो सकती। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये है पी पी साइड वाइज ओवरलैप, पी साइड वाइज ओवरलैप। पी साइड वाइज ओवरलैप। अगर ये वाला लोब इसका पॉजिटिव लोब हो और ये इसका नेगेटिव लोब हो, और इसमें ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? तब नेगेटिव ओवरलैप होगा, और नेगेटिव ओवरलैप होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलरली ये एक्स मान लिया हमने इसको, ये हमने बोला है ये वर्टिकली जो है ये वाई एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस हो गया। तो हमारा अपना एजम्पशन है ना, काम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये पी पाई बॉन्ड बोला जाएगा। अब ये जो सारा डिस्कशन है, अब मैं इस डिस्कशन को समराइज कर रहा हूं एक टेबल के फॉर्म में। तो एक टेबल बना लो। फर्स्ट कॉलम ऑर्बिटल 1, सेकेंड कॉलम ऑर्बिटल 2, थर्ड कॉलम एक्सिस ऑफ अप्रोच, एक्सिस ऑफ अप्रोच, फोर्थ कॉलम टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। फोर्थ कॉलम को थोड़ा बड़ा रखो, तो अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो भी हम कर सकेंगे। फोर्थ कॉलम को बड़ा रखना। नंबर 1 एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 1 एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 2 एस ऑर्बिटल, एक्सिस ऑफ अप्रोच एनी एक्सिस, एक्स और वाई और जेड कुछ भी, क्या बनेगा? एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस एस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अगर ऑर्बिटल 1 है एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 2 है पी एक्स और पी वाई और पी जेड, ये 3 केसेस है, तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। ऑर्बिटल 1 फिक्स है, एस ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल 2 क्या है? पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। पी एक्स और पी वाई और पी जेड, ठीक है। एक्सिस ऑफ अप्रोच हम इनके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है। अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस, अगर पी वाई है तो वाई एक्सिस, और अगर पी जेड है तो जेड एक्सिस। ये होना चाहिए एक्स और वाई और जेड। पीएक्स के केस में एक्स एक्सिस, पीवाई के केस में वाई एक्सिस, पीजेड के केस में जेड एक्सिस। तब क्या होगा बेटा? तब फॉर्म होगा एस पी सिग्मा बॉन्ड, एस पी सिग्मा बॉन्ड। अब देखो,
अगर ऑर्बिटल 1 है एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 2 है px, ऑर्बिटल 2 क्या है px, और अप्रोच हो रहा है y और z एक्सिस के लॉन्ग। ऑर्बिटल 1 एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 2 px, अप्रोच हो रहा है y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बेसिकली यहां पे होगा बेटा जीरो ओवरलैप। क्या होगा यहां पे, मैं लिख देता हूं, यहां पे जीरो ओवरलैप होगा। आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको। जैसे देखो, ये है एस ऑर्बिटल, अगर एस ऑर्बिटल का हमने लिया पॉजिटिव लोब और px कंसीडर कर रहे हैं, px ऑर्बिटल, ठीक है, इसका मान लेते हैं ये पॉजिटिव लोब है और ये नेगेटिव लोब है, ये एस ऑर्बिटल है और ये px है। अब देखो अप्रोच कैसे हो रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। और जब ये इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इसका ये जो पॉजिटिव लोब है वो इसके पॉजिटिव लोब को भी मिलेगा और इसके नेगेटिव लोब को भी मिलेगा। ये जब आएगा यहाँ पे तो इसका पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब दोनों के साथ इंटरैक्ट करेगा, और दोनों के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या होगा, जीरो ओवरलैप होगा। जीरो ओवरलैप होगा मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर हुआ बेटा? ये सिचुएशन समझ में आई? नंबर 4, इसी तरीके से आप ये यहाँ पे ऑर्बिटल 2 पी वाई अगर लेते हो तो एक्स और जेड के लॉन्ग अप्रोच कराओगे तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर आप पीजेड लेते हो और वाई और एक्स और वाई के लॉन्ग अप्रोच कराते हो, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखो, ऑर्बिटल 1 हमने ले लिया पी एक्स, ऑर्बिटल 2 हमने ले लिया पी एक्स, अप्रोच हमने कराया एक्स के लॉन्ग, अप्रोच हमने कराया एक्स के लॉन्ग, तो बना क्या, पी पी सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें वैसे 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां पे हमने पी एक्स लिया एक केस में, और दूसरे केस में पी वाई, और तीसरे केस में पीजेड। तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहां पे हम, जब पी एक्स है तो यहाँ पी एक्स, जब पी वाई है तो यहाँ पे पी वाई, और जब पीजेड है तो यहाँ पे पीजेड को कंसीडर करें। और उसी के लॉन्ग, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सेस भी बदल रहा है। अगर दोनों पी एक्स है तो एक्स, अगर दोनों पी वाई है तो वाई, और अगर दोनों पीजेड है तो जेड, पी पी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखो, ऑर्बिटल 1 है पी एक्स, ऑर्बिटल 2 है पी एक्स, ऑर्बिटल 1 है पी एक्स, ऑर्बिटल 2 है पी एक्स, बट अप्रोच वाई और जेड के लॉन्ग हो रहा है, अप्रोच वाई और जेड के लॉन्ग हो रहा है, मतलब जिस एक्सिस के लॉन्ग ये ओरिएंटेड है उसके परपेंडिकुलरली अप्रोच कर रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, पी पी पाई बॉन्ड। ऐसे ही आप बोल सकते हो ऑर्बिटल 1 पी वाई, ऑर्बिटल 2 पी वाई, और अप्रोच हमने कराया एक्स और जेड के लॉन्ग, तो फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर ऑर्बिटल 1 पीजेड है
ऑर्बिटल 2 pz है, अप्रोच x और y के लॉन्ग कराया, तब भी p p पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो, अगर ऑर्बिटल 1 हमने लिया px, ऑर्बिटल 2 हमने लिया py और pz, ऑर्बिटल 1 हमने लिया है px, ऑर्बिटल 2 लिया है py और pz, अप्रोच किसी भी एक्सिस के लॉन्ग हो, एनी एक्सिस, क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बेसिकली यहां भी क्या होता है, यहां पे होता है बेटा जीरो ओवरलैप, ये भी जीरो ओवरलैप का एक केस होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो, अगर ये है px, ये हो गया px, और ये है py, मान लो ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब अगर इनको x के लॉन्ग अप्रोच कराते हैं, क्या होगा? ये इसकी तरफ जाएगा और इसका जो पॉजिटिव लोब है वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव लोब दोनों को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लोब दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा तो मतलब जीरो ओवरलैप। तो अगर p ऑर्बिटल डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो जीरो ओवरलैप होगा। p ऑर्बिटल अगर अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो जीरो ओवरलैप वाली सिचुएशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन तभी करेंगे जब वो सेम एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होंगे। अगर वो जिस एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है उसी एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, अगर वो जिस एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है उसके परपेंडिकुलरली अप्रोच करते हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये समझ में आ गई, पूरी पूरी एनालिसिस ये क्लियर हो गई बेटा, ये सारे केसेस समझ में आ गए। अब एक बात, जो कल की क्लास में जो एक डिस्कशन मैंने किया था उसी से रिलेटेड एक एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। ये स्टेटमेंट आपने लिखा है पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन में, मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2p ओवरलैप is greater than that of 3p overlap and it is greater than that of 4p overlap and so on। अब जरा देखो, मैं इसी के करस्पॉन्डिंग एग्जांपल ले रहा हूं, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। देखो, फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। अगर आप इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ, ये 2p का 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर,
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो यहां पे एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ठीक है, इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, जो मतलब इनकम पार्शियली फील्ड है। तो जो ये आपने पढ़ा था, ये हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से क्या है कि एटम के वो ऑर्बिटल्स जो पार्शियली फील्ड है और जिनमें अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन, वो जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, ये फ्लोरीन अपना ये वाला p ऑर्बिटल को यूज करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक, तो एक फ्लोरीन ने इसको कंसीडर किया, अब दूसरे फ्लोरीन को कंसीडर कर रहे, उसका भी एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p5। और यहां पे भी हमने बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया। अब हमने बोला कि भाई बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अभी ऐसा होना चाहिए। अब हमने बॉक्स रिप्रेजेंटेशन ये वाला ले लिया, ये ले लिया हमने। अब ऐसा लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल हमें इसके बारे में गाइड नहीं करता कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए। पहले एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए ऑर्बिटल में, इसको लेकर के हमें तीनों रूल में से कोई भी रूल गाइड नहीं करता। हंस रूल बोलता है कि जो सेट ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं उनकी फिलिंग होनी चाहिए, उनको सिंगली फिल करना है विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिमिलर स्पिन। विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिमिलर स्पिन की बात होती है, लेकिन वो स्पिन क्या होगा इसको लेकर के कोई भी रूल हमें कोई गाइडेंस नहीं देता। बस उसी का हम फायदा उठा लेते। तो हमने यहां पे तो लिया इसको क्लॉकवाइज स्पिन, इसको देखो क्लॉकवाइज स्पिन लिया, और यहां पे हम इसको क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ले रहे हैं। अब यही p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि फ्लोरीन के केस में क्या होगा, एक फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ये ओवरलैप करेगा। एक बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड होगा तो एक्सियल ओवरलैप हुआ होगा। तो पहले वाले फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल दूसरे वाले फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि पहले वाले क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल दूसरे वाले क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप करके ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही ब्रोमीन में पहले वाला ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल दूसरे वाले ब्रोमीन के 4p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप करके ये ब्रोमीन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ऐसे ही यहाँ पे 5p ओवरलैप होगा। ठीक, अब आप देखो बोल रहा है कि मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। अगर हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जाएं तो इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होनी चाहिए, यहां पे उससे कम, यहां पे और कम, यहां पे सबसे कम। इस हिसाब से अगर हम इन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो ये वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, फिर ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन आयोडीन बॉन्ड होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहां तक तो सब सही है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। सारी गड़बड़ होती है ये फ्लोरीन के केस में। अगर हम एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करें, एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, उससे वीक बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, उससे वीक बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, और सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन आयोडीन बॉन्ड होता है। ये एक्चुअल ऑर्डर है, लिखो इस बात को। अब यहां पे देखो पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन रूल का वायलेशन हो रहा है। ये एक्सेप्शन है, ये दिमाग में रखना। और ये एक्सेप्शन क्यों अराइज होता है,
ये एक्सेप्शन इसलिए राइज होता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ये तो अच्छी बात है, बोलते हैं बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे बुरी बात है। कैसे? बोल रहा है कि साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है। इन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, वो रिपल्सन बॉन्ड को वीक बना देता है। ये इसका लोन पेयर और इसके लोन पेयर में जो रिपल्सन हो रहा है, वो रिपल्सन बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा सिर्फ हैलोजेंस में ही नहीं होता, ये बात ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स में भी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है बेटा जैसे आपने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वेरिएशन में देखा था। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हैलोजेंस में आप देखो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। अगर हम ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स को कंसीडर करें तो फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो जो एक्सेप्शन वहां पे आ रहा है वही एक्सेप्शन यहां भी आता है, और उसके पीछे सिमिलर कॉज भी है, एक्सेप्शनल वेरिएशन इन साइज। फर्स्ट और सेकंड मेंबर में साइज वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से यह सिचुएशन अराइज होती है। अब देखो, अगर हम ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड is weaker than that of sulfur sulfur single bond. Oxygen oxygen single bond is weaker than that of sulfur sulfur single bond. यहां भी वजह वही होती है। आप यहां पे देख सकते हो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उन लोन पेयर के बीच का रिपल्सन बॉन्ड को वीक बना देता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड is weaker than that of phosphorus phosphorus single bond. ये भी ऑब्जर्व होता है। तो ये पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन रूल के वायलेशन में आता है। अब देखो, सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम है। अब यहां तो देखो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, देखो इसमें 3p ओवरलैप है, यहाँ पे 4p ओवरलैप है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें देखो, यहाँ पे 4p ओवरलैप है, यहाँ पे 5p ओवरलैप है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। सिर्फ एक्सेप्शन ये फर्स्ट मेंबर के केस में ऑब्जर्व हो रहा है। तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शन ऑब्जर्व होते हैं कुछ और वजह से। तो यहाँ पे वो वजह क्या है, बोल रहा है कि छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वहां पे जो एटम्स के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन क्रिएट करते हैं, उस रिपल्सन से ओवरऑल बॉन्ड वीक हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक में, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this bond is formed by, this bond is formed by head-on overlapping, head-on overlapping of orbitals, head-on overlapping of orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis. This bond is formed by head-on overlapping of orbitals along the internuclear axis. सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, सेकेंड पॉइंट, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का ही रिजल्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में ये एक्सेप्शन के फॉर्म में भी आ जाता है। तो लिखो, लिखो द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड, द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड between two atom, the first covalent bond formed between two atom is always a sigma bond, is always a sigma bond, is always a sigma bond. तो दो एटम के बीच में जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का रिजल्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये बोलती है कि दो एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इस स्टेटमेंट को हमेशा सही नहीं मानती, ये सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पे ही आप बोलोगे कि द फर्स्ट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे जो पहला बॉन्ड दोनों एटम के बीच में फॉर्म हुआ होगा वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो सिंस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिंस extent of overlapping during sigma bond formation, since extent of overlapping during sigma bond formation is high, since extent of overlapping during sigma bond formation is high, since extent of overlapping during sigma bond formation is high, therefore sigma bond is always a strong bond, therefore sigma bond is always a strong bond, sigma bond is always a strong bond. अगला पॉइंट लिखो, लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड orbitals, hybrid orbitals always involve, hybrid orbitals always involve in axial overlap, hybrid orbitals always involve in axial overlap, hybrid orbitals always involve in axial overlap, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इन्वॉल्व, ये पारस कौन है भाई, माइक को म्यूट करो। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन एक्सियल ओवरलैप, therefore they always form sigma bond, they always form sigma bond. अब इसकी मैं आपको अभी वजह बता देता हूं। बेसिकली आपने देखा है कि साइड वाइज ओवरलैप के लिए जो ऑर्बिटल हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें
अपोजिट साइन के लोब होने चाहिए, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव साइन का भी लोब होना चाहिए और नेगेटिव साइन का भी लोब होना चाहिए, और दोनों लोब कंपेरेबल साइज के होने चाहिए, मतलब इक्वल साइज के होने चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में क्या होता है बेटा, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप को देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, इसमें अपोजिट साइन के लोब होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये जो बड़ा वाला लोब है वो अगर पॉजिटिव साइन का है तो छोटा वाला लोब नेगेटिव साइन का होगा। अब इसके अंदर आप अपोजिट साइन के लोब देख रहे हो, लेकिन वो लोब अनइक्वल साइज के, ठीक है। अपोजिट साइन के लोब यहां जरूर प्रेजेंट है, बट लोब का साइज कैसा है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल होने की वजह से क्या होगा, ये एक साथ अपने दोनों लोब को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग में ये एक साथ दोनों लोब को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ये जो बड़ा वाला लोब है ना, ये छोटे वाले लोब को ओवरलैपिंग से रोकता है, तो इस वजह से एट ए टाइम ये सिर्फ एक लोब को ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व कर सकता है, तो ये हमेशा एक्सियल ओवरलैप ही करेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैप करते हैं, और एक्सियल ओवरलैप करते हैं इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, वजह समझ में आई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन about sigma bond, free rotation about sigma bond is possible, free rotation about sigma bond is possible। अगर कहीं पे सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है दो एटम के बीच में, तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। अब जरा देखो, ये फ्री रोटेशन अगर होगा तो उसकी वजह से क्या ऑब्जर्व होगा, बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जैसे देखो ये एक स्ट्रक्चर है, आप इसको इथेन बोल सकते हो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच, मतलब ये क्या है, इथेन मॉलिक्यूल है। अब इथेन में आप देख रहे हो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड है तो यहां पे क्या होगा, आप अगर इस कार्बन को अगर आप होल्ड कर लो बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड के साथ अगर आप इसको होल्ड कर लो तो क्या है, ये दूसरे वाले कार्बन को फ्रीली रोटेट कर सकते हो। देखो ये रोटेशन पॉसिबल है, इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। और इस फ्री रोटेशन की वजह से क्या होता है, जरा समझना, इस फ्री रोटेशन की वजह से क्या होता है, एक टाइप की आइसोमेरिज्म एराइज होती है जिसको हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म फ्री रोटेशन की वजह से राइज होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखो अभी जो अरेंजमेंट है उसमें ये इधर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इधर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो कि काफी पास है। अगर आप इसको रोटेट करते हो तो यही बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और बॉन्ड पेयर का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो इससे क्या होगा, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो रिपल्सन पहले ज्यादा था अभी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में चेंज आता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में चेंज आता है, तो मतलब हम बोलते हैं कि डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं, और वो आइसोमर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो फ्री रोटेशन की वजह से राइज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये रोटेशनल आइसोमेरिज्म तब ऑब्जर्व होगी जब दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड का रिजल्ट होता है रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ये पॉइंट क्लियर हुआ।
अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है। ठीक है, अब जरा एक और सिचुएशन समझना बेटा। ठीक है, एक और सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मान लो हम ये बोलते हैं कि एक एटम ये है, ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं इसको, एक ये ब्लैक कलर वाला एटम। ठीक, अब इनके बीच में ये बॉन्ड है। ये क्या है? ये बॉन्ड है। अभी हमने क्या किया है, हमने ये जो ब्लू कलर वाला एटम है उसको बॉन्ड के साथ पकड़ लिया। सिंगल बॉन्ड अगर है तो अब हम ये जो ब्लैक कलर वाला एटम है, ब्लैक कलर वाला एटम को हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने एक मेटल स्ट्रिप ली और उस मेटल स्ट्रिप के साथ ये वाला जो एटम है, मतलब इस कैप को इस कैप के साथ वेल्ड कर दिया, इनकी वेल्डिंग कर दी। ये ब्लू कलर वाला कैप को ब्लैक कलर वाले कैप के साथ एक मेटल स्ट्रिप के थ्रू हमने क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब अगर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब एक सपोर्टिव बॉन्ड लगा दिया इनके बीच में, और अब हम चाहते हैं कि इसको होल्ड करके दूसरे को रोटेट करना चाहते हैं। क्या रोटेशन होगा? अगर वो सपोर्टिव बॉन्ड प्रेजेंट है, वो मेटल स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो ब्लू कलर वाले कैप को होल्ड करके हम ब्लैक कलर वाले कैप को रोटेट करना चाहते हैं। क्या रोटेशन पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक कि वो सपोर्टिव बॉन्ड प्रेजेंट है। आप उस सपोर्टिव बॉन्ड को तोड़ दो, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद आप फ्री रोटेशन कर सकते हो। तो जो सपोर्टिव बॉन्ड है यहां पे, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, और ये मेन बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो दो एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा, उसके बाद वाला जो बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको सपोर्टिव बॉन्ड बोल रहे हैं वो पाई है। तो अगर पाई बॉन्ड होगा फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, सिग्मा बॉन्ड होगा फ्री रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सिग्मा बॉन्ड की कि फ्री रोटेशन along sigma bond is possible, whereas no free rotation along pi bond. तो हम जब पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, देखेंगे, तो वहां पे मैं इस पॉइंट को आपको लिखवाऊंगा। तो ये क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई? तो अगर कहीं पे पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड की वजह से फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, बट अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन पॉसिबल। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, लिखो ज्योमेट्री ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल entirely depends upon the sigma bond pair, entirely depends upon the sigma bond pair present in surrounding of central atom. Geometry of a covalent molecule entirely depends upon the number of sigma bond pair present, the number of sigma bond pair present in surrounding of central atom. आप याद करो, मैंने स्टेरिक नंबर बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए। तो स्टेरिक नंबर में हमने क्या उसमें कंसीडर किया था? सिग्मा बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर को, नहीं, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को। पाई बॉन्ड पेयर को हमने उसमें कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई सिग्मा बॉन्ड की। अब आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड।
इसमें लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, लिखो this type of covalent bond is formed, this type of covalent bond is formed by sidewise overlapping, this type of covalent bond is formed by sidewise overlapping of bonding orbitals, sidewise overlapping of half-filled atomic orbitals, half-filled atomic orbitals of covalently bonded atoms, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, this type of covalent bond is formed by sidewise overlapping of atomic orbitals, half-filled atomic orbitals of bonded atoms. Second point लिखो, formation of pi bond occurs between two atoms. Only after the formation of sigma bond between them. Only after the formation of sigma bond between them. Only after the formation of sigma bond between them. अगला पॉइंट लिखो since extent of overlapping during the formation of pi bond is low, since extent of overlapping during the formation of pi bond is low, therefore pi bond is always a weak bond. Therefore pi bond is always a weak bond. Therefore pi bond is always a weak bond. Next point लिखो बेटा, लिखो pi bond has no role. Pi bond has no role in determination of geometry. In determination of geometry of a covalent molecule. Pi bond has no role in determination of geometry of a covalent molecule. कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, आप लिखो it simply affects bond length and bond strength. It simply affects bond length and bond strength. It simply affects bond length and bond strength. यहाँ पे आप लिख लो with increase in number of pi bond, with increase in number of pi bond between two atom, with increase in number of pi bond between two atom, bond length decreases, and bond strength increases.
bond length decreases and bond strength increases. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या देख रहे हो, पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ने पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगला पॉइंट लिखो बेटा, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन about pi bond is not possible. Free rotation about pi bond is not possible. अगर कहीं पे पाई बॉन्ड है तो वहां पे फ्री रोटेशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हिंडर्ड रोटेशन ऑब्जर्व होता है। पाई बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको हिंडर्ड रोटेशन बोलते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड अगर होगा तो हिंडर्ड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन होगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं पाई बॉन्ड की, जिसपे क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाई बॉन्ड अगर कहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल जो होगा, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से कोइंसाइड करता हुआ एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, देयर एग्जिस्ट अ नोडल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ नोडल प्लेन। देयर एग्जिस्ट अ नोडल प्लेन coincident with, there exists a nodal plane coincident with, there exists a nodal plane coincident with the internuclear axis. There exists a nodal plane coincident with the internuclear axis inside the pi bond orbital. Inside the pi bond orbital. Inside the pi bond orbital. ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे अगर हम एक p ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दो p ऑर्बिटल है। अब यहां पे आप देखो, ये पहले वाले का न्यूक्लियस हो गया और ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस हो गया। तो ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी। लोब के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी, इसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये नोड है। ये क्या है, ये नोड है। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो नोड से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पे एक प्लेन होगा। उस पूरे प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। इस बात को अच्छे से विजुअलाइज करो। एक p ऑर्बिटल ये है
दूसरा p ऑर्बिटल ये है, इनके बीच में क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके लोब में होगा, इसके लोब में होगा, इलेक्ट्रॉन इस लोब में होगा और इस लोब में होगा, इसका मतलब इनके बीच में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी। बट ये वाला पॉइंट क्या है, ये नोड है, ये पॉइंट क्या है, नोड, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे पूरा एक नोडल प्लेन होगा और उस पूरे नोडल प्लेन में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, 0 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो हम इसको नोडल प्लेन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। तो जहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां हमेशा एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है और वो नोडल प्लेन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ नोडल प्लेन कोइंसिडेंट विथ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अरे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहीं लोकलाइज थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए जो है मतलब वहां पे क्या होता है, पूरा एक क्लाउड जो है जनरेट होता है, तो हम उस क्लाउड को यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक को मैंने डिस्कस किया। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड बता दिया, ठीक है। और उससे पहले जो डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को डिस्कस कर दिया, कब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब जरा एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में बेसिकली अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। पेज नंबर 100 आई थिंक 17 या 18 पे एक हेडिंग गिवन है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसमें देखो लिखा हुआ व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस ओवरलैप may be positive, negative or zero depending upon the properties of overlapping of atomic orbitals. The various arrangements of s and p orbitals resulting in positive, negative and zero overlap are depicted in figure 4.9। सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे देखो, बोले the criterion of overlap as the main factor for the formation of covalent bonds applies uniformly to the homonuclear, heteronuclear, diatomic molecules and polyatomic molecules। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या, जैसे H2, F2, Cl2, ठीक, H2 दो हाइड्रोजन एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है होमोन्यूक्लियर, दो फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है होमोन्यूक्लियर, दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है होमोन्यूक्लियर। बट अगर बॉन्ड बन रहा है H और F के बीच में, हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम के बीच में, तो वो क्या हो गया, हेटेरोन्यूक्लियर। समझ में आया कि नहीं, आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो होमोन्यूक्लियर, अगर डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हेटेरोन्यूक्लियर। क्लियर हुआ? होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब समझ में आया बेटा? होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब समझ में आ गया? चलो आगे देखो, तो बोला है कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड H2O, the valence bond theory has to account for their characteristic shapes as well। तो जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है वो इनका शेप को भी एक्सप्लेन करती है। We know that the shape of methane, ammonia and water molecules are tetrahedral, pyramidal and bent respectively। It would be therefore interesting to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of the orbital overlaps। So let us first consider the methane molecule। The electronic configuration of carbon in its ground state is helium 2s2 2p2।
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या है? हीलियम 2s2 2p2, which in the excited state becomes, तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन को हम 2p में प्रमोट कर देंगे। अगर आप कार्बन का बॉक्स डायग्राम बनाओ तो कार्बन का बॉक्स डायग्राम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हीलियम 2s2 2p2, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखो तो ये इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हो यहां पे एक p ऑर्बिटल खाली है, तो p ऑर्बिटल खाली है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके इसके अंदर भेज सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होकर के यहां चला गया तो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1 2p3 है कि नहीं? बट इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्या है ये? दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो बोले लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मीथेन मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज हीलियम 2s2 2p2, which in the excited state becomes helium 2s1 2px1 2py1 2pz1। इनमें से एक px है, दूसरा py है, तीसरा pz है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ कोई बात नहीं। The energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbital of carbon and the hydrogen। तो अब जरा एक बात ये समझो, बड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन है बेटा। यहां से 2s से इलेक्ट्रॉन को 2p में आप प्रमोट कर रहे हैं, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में अगर आप भेज रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। अब ये एनर्जी कैसे कंपनसेट होती है? बोल रहा है कि जब ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं तो उस प्रोसेस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ता है रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में। लास्ट क्लास का डिस्कशन था ये। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस एनर्जी एब्सॉर्ब को कंपनसेट कर देती है। ठीक है? 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी का कंपनसेशन कैसे हो रहा है? ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी एब्सॉर्ब को कंपनसेट कर देती है। क्लियर हुआ बेटा? अरे ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? The energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbitals of carbon and the hydrogen. The 4 atomic orbitals of carbon, each with an unpaired electron, can overlap with the 1s orbital of the 4 hydrogen atoms। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है? एक 2s ऑर्बिटल, एक 2px, एक 2py, एक 2pz। किसके ऑर्बिटल है? कार्बन के। अब कार्बन के पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व कर सकता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या बनाने जा रहा है? कार्बन मीथेन। तो इसका मतलब उस कार्बन की तरफ टर्मिनल एटम क्या अप्रोच कर रहा है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4। कार्बन की तरफ 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या है? 1s1। इसका मतलब हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है ओवरलैपिंग के लिए? 1s ऑर्बिटल। ठीक? तो अब देखो क्या होगा जब मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक तो कार्बन का 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। समझना जरा इस बात को। कार्बन का 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। कार्बन का 2px हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। कार्बन का 2py हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। कार्बन का 2pz हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक? अब इसमें अगर आप देखो तो एक केस में 2s 1s ओवरलैप हो रहा है, 2px 1s ओवरलैप, 2py 1s ओवरलैप, 2pz 1s ओवरलैप। तो अब अभी आपको मैंने पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन जो लास्ट क्लास में बताया था, उसमें एसएस ओवरलैपिंग जो होती है
वो मैंने बोला था वो वीक होती है इन कंपेयर टू एसपी ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग इज वीकर देन दैट ऑफ एसपी ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 3 बॉन्ड जो बनेंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, चौथा बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। मीथेन में प्रेजेंट चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब हम इसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम करना, एक बार ये टेक्स्ट पूरा इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ये पूरा डिस्कशन सब बता चुका हूं, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना आप। मैं हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करूंगा। ओके बेटा, कल आपका टेस्ट होगा, टाइमिंग है 4:30 to 5:30। 4:30 to 5:30। टेस्ट में सिर्फ वो जो टेबल तक मैंने बताया हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा।